हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी के चैनल सक्सेस पॉइंट में। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि बाल्य अवस्था एवं विकास, आज हमें पढ़ना है समुदाय का प्रभाव। ठीक ना, देखते हैं क्या है। बालक के विकास में समुदायों के प्रभाव की विवेचना निम्नवत की जा सकती है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी लाइकन है उसे दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सामाजिक प्रभाव, आज हम देखेंगे बच्चे के सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, बालक के विकास पर समुदाय का सीधा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। समुदाय के उसकी सभ्यता सामाजिक प्रगति का मुख्य आधार है। बालक अनौपचारिक रूप से देखता है कि सभी व्यक्ति अपने समुदाय के उन्नति के लिए कार्य करते हैं। जो भी समाज में व्यक्ति है वो अपनी उन्नति के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। जैसे हम और आप टीचर हमें बनना है तो हम क्या किए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए बीएड का, फिर बीएड में एडमिशन लिए। अब हमें बीएड में एडमिशन लेने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा, फिर फाइनल देना होगा, फिर सीटेट देना होगा, फिर बीपीएससी, ऐसे होता है ना। तो क्या है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे ही समाज में हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, उन्नति के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। यदि उनमें से कुछ ऐसे नहीं होते हैं, कुछ जो है ऐसे नहीं करते हैं, तो समुदाय की प्रगति रुक जाती है। जो ऐसे समाज में रहकर ऐसे अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो समाज का जो प्रगति हो वहीं की वहीं रह जाएगी, रुक जाएगी, मंद हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ठीक ना। समुदाय के समय समय मेले, उत्सव, सामाजिक सेवा, सम्मेलन, धार्मिक कार्य आदि होते हैं। ये सब तो समाज में नॉर्मली होती है। इसमें भाग लेकर सामाजिक जीवन और सामाजिक सेवा के व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। समुदाय में ही रहकर बालक अधिकारों और स्वतंत्रता को वास्तविक रूप से समझता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्ति में नागरिक गुणों का विकास करता है और सेवा, त्याग और सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। राजनीतिक प्रभाव देखेंगे, बच्चे के ऊपर राजनीतिक प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक ना। देखिए, समुदाय का राजनीतिक प्रभाव बालक के राजनीतिक विचारों को निश्चित रूप से देता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के निवासी लोकतंत्री विचारों और आदर्शों का समर्थन करते हैं, और रूस में निवासी साम्यवादी विचारों और सिद्धांतों को पसंद करते हैं। लेकिन दोनों देशों के निवासी एक दूसरे के घोर विरुद्ध हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या है, नफरत करते हैं। आर्थिक प्रभाव देखिए, समुदाय का आर्थिक प्रभाव उद्योगों और व्यवसायों में दिखाई देता है। बालक अपने समुदाय में व्यक्ति को विभिन्न व्यवसायों में काम करते हुए देखता है। उसी तरह बालक की उसकी रुचियाँ उत्पन्न होती है। जिस कार्य में बच्चे का ज़्यादा मन लगेगा, काम करेगा, उसमें उसकी इच्छा क्या होगी और बढ़ती जाएगी कि हम इस काम को हम इस ढंग से करें। देखते हैं अब सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक ना, चलिए देखते हैं क्या है, बच्चे पर सांस्कृतिक प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, प्रत्येक समुदाय की अपनी एक संस्कृति होती है। यह अपने समुदाय के संदर्भ को पूर्ण रूप से प्रचलित करने का प्रयास करता है। बालक अपने से बड़े लोगों को अपनी संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करते हुए देखता है, अतः वह स्वयं भी वैसा ही करने लगता है। हम व्यक्ति की भाषा पर समुदाय के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं। जो बच्चे हैं
अपने एक संस्कृति होती है। हर प्रत्येक समुदाय में अपनी एक संस्कृति होती है। उस समुदाय में जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, नैतिकता का व्यवहार होता है, वैसे बच्चे भी करते हैं। अब हम देखते हैं सांप्रदायिक प्रभाव। ठीक है, समुदाय में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के साथ साथ शैक्षिक महत्व भी बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव बच्चे में विद्यालय द्वारा डाला जाता है। बहुत से समुदाय अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करते हैं। इन संस्थाओं के अपने स्वयं के लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, ठीक ना। वे उसके अनुसार बालक को अपने समुदाय के सेवा और कल्याण के लिए प्रशिक्षित करते रहते हैं। अब देखिए परिवार की भूमिका। एक बच्चा जो है जिस परिवार में रहता है उसका भूमिका क्या है। वात्सल्य और संरक्षण, नैतिक विकास, रीति रिवाज, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक विकास, गामक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास, भाषा विकास, आदतों का विकास, खेल का विकास, मानसिक स्वास्थ्य, सृजनात्मक का विकास, मानसिक विकास। ये सब क्या है, एक परिवार में परिवार की भूमिका है। देखते हैं वात्सल्य, ठीक है। मातृ वात्सल्य और पैतृक संरक्षण बालक को परिवार से ही प्राप्त होती है। बालक क्या होती है, परिवार से ही प्राप्त होती है। नैतिक विकास के बारे में देखिए। परिवार किसी भी बालक के प्रथम पाठशाला होती है। एक बच्चे का प्रथम पाठशाला क्या होते हैं, एक बच्चों का प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार होता है। प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों की क्रियाओं और व्यवहारों का अनुकरण बालक करता है। बालक अपने परिवार के सदस्यों को अपना दर्शन मानता है। परिवार के साथ उसके संबंध और अनुक्रिया उसके नैतिक विकास को प्रभावित करता है। बालक में परिवार के सामाजिक और शैक्षिक स्तर का भी प्रभाव बालक के नैतिक विकास पर पड़ता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर जब शैशवावस्था का रहता है तो उसका प्रथम पाठशाला क्या होता है, उसका परिवार होता है। उसके घर में जो मम्मी पापा के अलावा भाई बहन दादा दादी जो रहते हैं उनके सदस्य क्रिया के व्यवहारों के अनुकरण बालक क्या करता है, सदस्यों की क्रिया को व्यवहारों का अनुकरण बालक करता है। परिवार के अपने सदस्यों को अपना आदर्श मानता है। परिवार में जितने सदस्य उस सबको क्या करते हैं, अपना आदर्श मानता है। परिवार के साथ उसके संबंध और अनुक्रिया और उसके नैतिकता विकास को प्रभावित करते रहते हैं। नैतिकता और क्या है, अनुक्रिया क्या होता है, उसके विकास को प्रभावित करते रहते हैं, ठीक ना। नैतिक विकास पर पड़ता है। क्या नैतिक विकास पर पड़ता है, सामाजिक और शैक्षिक स्तर का भी प्रभाव नैतिक विकास पर पड़ता है। सांस्कृतिक विकास, शारीरिक विकास, गामक विकास, संवेगात्मक विकास। उसके बाद है संवेगात्मक विकास के बाद है सामाजिक विकास, भाषा विकास, आदतों का विकास। चलिए आगे देखते हैं। खेल का विकास, मानसिक स्वास्थ्य, सृजनात्मक का विकास, मानसिक विकास। देखिए बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले इसके उन सभी चरणों के अंतर्गत आते हैं। इन सभी चरणों के अंतर्गत आते हैं। कौन है, शारीरिक विकास से संबंधित कारक, मानसिक विकास से संबंधित कारक, सामाजिक विकास से संबंधित कारक। चलिए अब हम देखते हैं शारीरिक विकास से संबंधित कारक क्या क्या है। देखिए शारीरिक विकास से संबंधित कारक क्या है, वातावरण, स्नेह एवं प्रेम, खेल एवं व्यायाम, निद्रा और विश्राम, भोजन, वंशानुक्रम। ये क्या होता है, हमारी शारीरिक जो विकास है इसी का। हमारा शारीरिक विकास जो है हमारे आसपास के वातावरण से होता है। हमारे अंदर स्नेह और प्रेम होता है। खेल एवं व्यायाम भी हम अपने शरीर के द्वारा ही खेलते हैं। निद्रा और विश्राम, हमारे शरीर जो है वो विश्राम भी करता है और उसे नींद भी आता है। हमारे शरीर को क्या होता है, भूख लगता है तो हमारी ज्ञान इंद्रिया बताती है। वंशानुक्रम भी होता है। अब देख लेते हैं मानसिक विकास से संबंधित कारक। शिशुकाल के दौरान अपर्याप्त भोजन, माता पिता व बालक के अंतः क्रिया का प्रभाव, वंशानुक्रम
कर्म। लिंग भेद, स्कूल, परिवार के सामाजिक व आर्थिक दशा, परिवार, शारीरिक वृद्धि, वातावरण। सामाजिक विकास के संबंधित कारक, ये हमारे शारीरिक विकास के थे। अब सॉरी 1 सेकेंड, ये हमारे कौन से विकास के थे? मानसिक विकास के थे। अब हम पढ़ना है क्या? सामाजिक विकास से संबंधित कारक के बारे में देख लेते हैं। परिवार है, स्कूल, शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, समुदाय का विकास, खेल के साथी और मित्रों का प्रभाव, वैदिक विकास, धार्मिक संस्थान एवं प्रभाव। ये क्या है? हमारे सामाजिक विकास से है। समुदाय का प्रभाव, खेल के साथी और मित्रों का प्रभाव, वैदिक विकास, धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव, मनोरंजन एवं सूचना करने वाले साधन, पास पड़ोस का साधन, समुदाय का प्रभाव, लैंगिक भेदभाव। इन सभी कारकों के दौरान बाल्यावस्था के दौरान बालक को प्रभावित करता है। हमारे यूनिट 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, हमारा जो यूनिट 1 था, आज हमारा क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है यूनिट 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। क्या पढ़ना था हमें? बाल्यावस्था और विकास का यूनिट 2। ठीक ना? अब हम यूनिट 2 चैप्टर 2 में आ गए हैं। चलिए देखते हैं मानव विकास का परिचय। मानव विकास का जो परिचय, मानव के विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत से महत्वपूर्ण होते हैं। जब एक छोटा पौधा अंकुर बनकर फूटता है तो वह कुछ ही दिनों व वर्षों में पौधे या वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। फिर हम कहते हैं कि देखो इस पौधे की वृद्धि हो गई है, यह पेड़ बन गया। इस तरह माँ के गर्भ में बच्चे की जब जीवन लीला शुरू होती है तब से लेकर मृत्यु तक उसकी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के लिए वृद्धि व विकास बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो है, ये विकास और वृद्धि जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक छोटा बच्चा, ठीक है, छोटा पौधा अंकुर होता है, उसी तरह जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब से लेकर तो जब जन्म लेता है तब से शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आता है, उसी तरह उनका जो विकास होता है निरंतर प्रतिदिन चलती रहती है। चलिए देखते हैं वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का क्या अर्थ है? देखिए, वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन दिनों में कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। वृद्धि के उस शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि में अभिप्राय है शरीर आकार और भार में वृद्धि। भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धियों में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल होती है। देखिए, इस कहने वृद्धि का अर्थ का मतलब है आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों की विकास तथा उनके दिनों में कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। उनके शारीरिक अंगों का विकास परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। शारीरिक अंगों का भी प्रभाव होता है, उनका व्यवहार जो होता है वो भी किसी न किसी रूप में क्या होता है? प्रभावित होता रहता है। इस परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति के अंगों में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि बच्चे जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उनकी क्या होती है? वृद्धि होती है, विकास होती है, उनके शरीर क्या करता है? ग्रोथ करता है, तो उनके अंगों में क्या होती है? वृद्धि होती रहती है। शरीर आकार और भार में भी वृद्धि होती है, मांसपेशियों में भी वृद्धि शामिल
होती है। वृद्धि की परिभाषा देखिए क्या है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धि को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है, देख लेते हैं। हर्बर्ट सोनेंसर के अनुसार शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन के ओर संकेत करता है। एक मनुष्य का जो शरीर होता है, जब उनकी वृद्धि होती है तो क्या होता है, बड़ा और भारी होता है। ये किसने बताया है? हर्बर्ट सोरेंसर ने बताया है। उसकी वृद्धि में परिवर्तन होता है, ये उसका संकेत बताता है। कि उसका संकेत क्या बताता है? उसकी वृद्धि और उसका भार। देखिए, फ्रैग के अनुसार शरीर के किसी विशेष रूप से जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। शरीर में किसी विशेष रूप से परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। उपरोक्त विवरण के वृद्धि के अर्थ एवं प्रवृत्ति में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट है। वृद्धि में व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। दूसरा देखते हैं, वृद्धि की मात्रा के रूप में माना जाता है। वृद्धि की समान पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग, ठीक ना। अलग अलग उसकी वृद्धि जो क्या होती है, वृद्धि की समान पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के फलस्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, उसकी परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि में क्या होती है? परिवर्तन होती रहती है। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। जो स्त्री होती है, लेडी जो होती है, उसमें क्या होती है? पुरुष की अपेक्षा उनकी वृद्धि क्या होती है? तीव्र होती है। वृद्धि वंशानुक्रम वातावरण के अंतःक्रिया में होती है। शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में क्या होती है? धीमी हो जाती है, यानी मंद हो जाती है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि के आपस में गहरा संबंध होता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करती है। शारीरिक वृद्धि को विकास मानसिक वृद्धि की अपेक्षा क्या होती है? सरल होती है। अब देखिए, विकास का अर्थ। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तन की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन के कारण उनके कार्य संबंधित सुधार आ जाती है। अतः किसी परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। शारीरिक विकास जो होता है शारीरिक वृद्धि पर ही निर्भर करता है। अब हम देख लेते हैं विकास की परिभाषा क्या है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास को अपने अपने विचारानुसार परिभाषित किए हैं, जो इस प्रकार है। जर्डिल्स, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन लैटिन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिससे निषेचित अंश से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। कहने का मतलब विकास का अर्थ होता है एक जटिल से सरल की तरह, यानी जटिल प्रक्रियाओं का समूह है। इससे निषेचित अंश से एक परिपक्वता व्यक्ति की ओर बढ़ता है, यानी उदय होता रहता है। जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या होते हैं? वो शैशवावस्था रहता है, फिर उसके बाद वो बाल्यावस्था में जाते हैं तो उनका क्या होता है? ग्रोथ होता है, उदय होता है। फिर उसके बाद वो किशोरावस्था में जाते हैं तो उससे ज़्यादा ग्रोथ होता है। फिर वो प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो उससे ज़्यादा ग्रोथ होता है, ठीक ना। परिपक्वता की ओर बढ़ते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा परिवर्तन, जो विकास में परिवर्तन होता है उसके बारे में है। देखिए, परिवर्तन ये वृद्धि में परिवर्तन होता है, विकास में भी परिवर्तन होता है। परिणाम उसके बाद क्या होता है? परिवर्तन इसमें ये परिमाणात्मक होता है, गुणात्मक होता है, ठीक ना।
अब देखिए परिमाणात्मक में क्या आता है, आकार, संख्या, प्रकार, स्थिरता और भार इत्यादि। और गुणात्मक देखिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। ठीक ना। देखिए अर्थ में अंतर। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप में व्यवहारों में परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब व्यक्ति का शरीर में परिवर्तन होने लगेगा तो उनके क्या होगा, उनके व्यवहारों में क्या होगा, परिवर्तन आने लगेगा। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। वृद्धि और उसकी निरंतरता। देखिए वृद्धि और विकास का निरंतरता। देखिए वृद्धि लगातार नहीं होती रहती और न ही एक जीवन भर चलती है। वृद्धि का एक सीमा होता है, वो सीमा पर आके स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। एक वृद्धि आयु, विशेष आयु सीमा के पश्चात वृद्धि रुक जाती है या धीमी हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। दूसरे ओर विकास की प्रक्रिया में निरंतरता होती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, चाहे उसकी गति कैसी भी हो। जो उसका विकास होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है, चाहे वो इंसान छोटा हो या लंबा हो, मोटा हो, पतला हो। ठीक ना। उसका विकास जो क्या होता है, रुकता नहीं है। अतः विकास की प्रक्रिया कभी नहीं थमती। विकास की प्रक्रिया कभी नहीं थमती। लेकिन वृद्धि का जो क्या होता है, जब बच्चे जो क्या करते हैं, शिशुअवस्था से जब बाल्यावस्था में आते हैं, यानी 9 से 8 साल के क्या होते हैं, 8 से 10 साल का ले लीजिए, जब बच्चे होते हैं तो उनका जो क्या होता है ना, वृद्धि मंद हो जाती है, यानी थोड़ी रुक जाती है, धीरे धीरे होती है। ये ज़्यादा करके लड़कों में देखने को मिलती है। वृद्धि मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आयु भर होती ही रहती है। ठीक है। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन होता है, आयु भर होती रहती है। जब तक वृद्धि तथा विकास में संबंध। वृद्धि और विकास को एक दूसरे को पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर में के साथ उसके कार्य कुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाता है। शारीरिक के रूप में कई लोग विकसित नहीं होते या वृद्धि पक्ष दुर्बल रह जाता है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वो समृद्ध होते हैं, जैसे वैदिक पक्ष, सामाजिक पक्ष या संवेगात्मक पक्ष। दूसरे शब्दों में विकास का पक्ष हावी होता है। इस प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाता है तो विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाती है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे हमारा क्लास क्या होगा, विस्तृत और संकीर्ण शब्द। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि आपको पता है कि हमारा यूनिट फर्स्ट जो है समाप्त हो गया, बाल्यावस्था एवं विकास का। तो बचा हमारा यूनिट 1 में क्या, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ये हम आपको कल बताएंगे। 17 या 19 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और कैसे हमें सजा के लिखना है, ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक ना। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय दिस वीडियो।